बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही मेरी साथी एंकर हुमाम मलिक। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए? पीटीवी न्यूज़ आपको बार बार ये बताता है कौन से SOPs पर अमल दरामद करके आप अपनी आम जिंदगी को शुरू कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। कोरोना के साथ हमें कब तक रहना है कोई नहीं जानता। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत भी ये कह चुका है कि शायद कोरोना हमेशा रहे और हमें अपने तर्ज जिंदगी को तब्दील करना होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल अभी हमें सीरियसनेस जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही तशवीश की बात है। अगर हम पाकिस्तान की हुकूमत की बात करें तो उन्होंने आवाम के कंसर्न को देखते हुए रोजगार को खोलने की बात की है, कारोबारी तबके को कारोबार के आगाज की इजाजत दी है, ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये तमाम तर सहूलियात जहां पर आपको दी जा रही हैं, आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उन तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, खुद भी महफूज रहिए और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को महफूज रखिए। जी बिल्कुल। और कोरोना वायरस से हमने कब तक लड़ना है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक खुशी की खबर ये भी है कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जो है वो इसकी एक वैक्सीन तैयार कर ली है। लेकिन याद रहे और क्लियर रहे कि ये वैक्सीन है, ये जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब ये आपको दी जाती है, ये आपको पहले नहीं दी जाती ताकि आप इन्फेक्शन से मुतासर ना हो सकें। तो अभी वो वाली वैक्सीन तो तैयार होना बाकी है, लेकिन बहरहाल जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनमें इसका ट्रायल लिया गया और 30% कमी आई है वर्दा अमेरिका में। हम करते ही रहेंगे नाज़रीन को क्या अभी तक के डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से। जिन कंपनीज को अद्वियात बनाने की या वैक्सीन बनाने की इजाजत दी गई है उनमें एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम भी शामिल है और इस पर काम शुरू हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हैं, माहिर अमराज मेदा हैं, पिम्स हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके हमें ज्वाइन करने का। और इनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर हबीबा सईदा साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे हम पूछेंगे कौन से ऐसे खुराक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईद की भी आमद है कि हम अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं, सेहतमंद और चाको चौबंद भी रख सकते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, सबसे पहले हम आपसे आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। क्या बताएंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा मरीजों के हवाले से, और आप इस पीक को किधर जाते हुए देख रहे हैं? क्या हम एक जगह किसी जगह पर पहुंच चुके हैं या अभी आप मजीद बढ़ता हुआ इन केसेस को देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी ये सिलसिला चल रहा है और टाइम के साथ जो है ये थोड़ा बढ़ने के चांसेस भी हैं। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें ये है कि हर शख्स जिसको भी ये प्रॉब्लम होगा, खुदा ना खास्ता हर किसी को तो जान का खतरा नहीं है, लेकिन लोगों में अपने पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी जान बचानी है। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते। हमने पहले आइसोलेशन वार्ड बनाया था 10 बेड का, उसके बाद फिर हमने आधे से बढ़ा दिया, 40 बेड कर दिए। जरूरत पड़ने पर हम और भी बढ़ा देंगे। तो हमारे पास 15 के करीब दाखिल है मरीज, सिर्फ 3 जो है वो सीरियस हैं और 3,000 से ज्यादा लोग आए हैं उस वक्त जिनको जरूरत थी, उनके हमने टेस्ट भेजे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद में 921 जो है पेशेंट उनके वो पॉजिटिव आए है टेस्ट। तो लेकिन मसला वही है कि पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि खतरा होता है। किसी को सिम्टम होते हैं, किसी को नहीं होते, किसी को थोड़े से होते हैं, किसी को ज्यादा होते हैं, उनको फिर हम दाखिल कर लेते हैं। किसी को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करना पड़ता है 2 वीक्स के लिए, किसी को क्वारंटाइन में भेज देते हैं। 24 घंटे जो है ना हमारा स्टाफ जो है वो एक्टिव है, उसमें नर्सेज भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, सिक्योरिटी वाले भी, तमाम इमरजेंसी वाले भी, तमाम लोग जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं। और साथ हम उनको दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जान को बचाए। आमीन। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जरूरी नहीं आपको कोरोना हो तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बताइएगा जो अभी तक कैजुअल्टीज हुई हैं, क्योंकि अब बड़ी तादाद है हमारे सामने जो कि कैजुअल्टीज की भी है, जो लोग अपनी जानों से गए, क्या उनमें किसी और बीमारी की अलामात भी मौजूद थी, किसी और बीमारी का भी वो शिकार थे, या सिर्फ कोरोना के हाथों भी लोग जो हैं इस दुनिया से गए हैं? जी हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें यह कहते हैं कि जिनकी बच्चे, शुक्र अल्लाह का बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई है, 5 साल से कम बच्चों में इम्यून सिस्टम जरा वीक होता है, उन खुदा का ही कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो जाए तो फिर जरा कॉम्प्लिकेशन होती है। प्लस जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है और उनको ऑलरेडी बीमारी चल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई कैंसर की, ये भी साथ ऊपर जब कोरोना हो जाए ना तो फिर उनमें पेचीदगी जो है वो ज्यादा हो जाती है। यंग में बहुत पेचीदगियां बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है या और दूसरी कोई बीमारियां हैं तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। क्या मैदे की बीमारी भी ऐसी है कि जिसके साथ बहुत सारी और बीमारियां भी इंटर रिलेटेड हैं, और इस मैदे की बीमारी की वजह से भी कोई कोरोना का वल्नरेबल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कि मैदे में खाली अल्सर है, तेजाबीज है, वो तो इतना इशू नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता मैदे का कैंसर वैंसर है या जिगर का कैंसर है और इसके अलावा इम्यून सिस्टम उनका वीक है, तो उस वक्त
جب دوسری کورونا وائرس آ جاتا ہے پھر پیچیدگیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، ادروائز نہیں ہوتی. اور خالی کسی کو درد ہے یا جلن ہے، تیزابیت ہے، وہ شکر الحمدللہ وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. جو ہے وہ آپ کا ایج بہت میٹر کرتی ہے. ڈاکٹر حبیبہ سعیدہ صاحبہ، آپ کی جانب ہم آئیں گے، نیوٹریشنسٹ ہیں آپ. اس بار یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے چونکہ تھوڑا سادگی کا عنصر نمایاں رہا، رمضان المبارک میں بھی باہر کے کھانے کم کھائے گئے، تو اس طرح جو تیزابیت کی شکایت ہوتی تھی یا دیگر شکایات پیٹ کے امراض کی ہوتی تھی وہ نہیں زیادہ تر سامنے آ رہی ہیں. کیا بتائیں گی ابھی مزید کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ اپنی خوراک کے حوالے سے کون کون سی چیزوں کا استعمال ضروری ہے اور کن کن کو ایوائڈ کرنا چاہیے آج کل؟ دیکھیں یہ بہت اچھا ہوا کہ چونکہ باہر کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل آپ نے جس کا کہ تیزابیت کام کرتی ہیں، اور پھر وہ آئل بھی بہت اچھا نہیں ہوتا جس میں کہ چیزیں فرائی کی جاتی ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ گھر میں رہ کے تو اچھے صحت مند جو کھانے ہیں وہ بنائے جائیں. اب دیکھیں ہمارا جیسے آج کل کرونا کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ہم نے ایسی چیزیں کھانی ہیں کہ جو جیسے روزہ ہوتا ہے تو ہمیں توانائی بھی ملے، وائٹامن منرلز جو ہیں وہ سارے بھی ہمیں ملے، اور ساتھ ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو. تو اس میں وائٹامن سی والی چیزیں بہت اچھی ہیں، وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے، وائٹامن اے بہت ضروری ہے، زنک بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جیسے آج کل دیکھیں وائٹامن سی کے بہت اچھے سورسز ہیں، جتنے بھی سٹرس فروٹس آ جاتے ہیں جیسے کینو کی ساری فیملی ہے، لیکن لیمو بہت اچھا سورس ہے. اور آج کل جیسے رمضان بھی ہے تو رمضان میں افطار کے ٹائم پہ اگر ہم لیمو پانی بنا لیں تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے اس سے. اور اس کے علاوہ جو وائٹامن سی ہے وہ بڑا اچھا سورس ہے لیمو جو ہے. ڈاکٹر صاحب وائٹامن ڈی کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ نقل و حرکت بڑی محدود ہو گئی ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہوتا، وائٹامن ڈی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں کیا انٹیک اپنا بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں وائٹامن ڈی کے لیے سب سے اچھا سورس تو بیسٹ جو ہے وہ سورج کی روشنی ہے. اگر ہم گھر میں بھی ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ گھر کی چھت پہ جا سکتے ہیں، اور جب سورج صبح جب تیز دھوپ نہیں ہوتی ہے، ہلکی دھوپ ہوتی ہے اس وقت لینی چاہیے. اور اسی طرح سے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جو دھوپ ہے اس میں ضرور تھوڑا سا ٹائم جو ہے گزارنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم خوراک کی طرف آتے ہیں تو مچھلی بہت اچھا سورس ہے وائٹامن ڈی کا، لیکن مچھلی جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو سورج کی شعائیں جو ہیں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک فری میں جو ہے وہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے. اس میں بس یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہو تو اس وقت اس میں نہ جائے، کیونکہ ہیٹ اسٹروک کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی دیر دھوپ میں گزاری جائے جس وقت دھوپ ہلکی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو زنک بھی بہت ضروری ہے. زنک جو ہے وہ جیسے انڈا بہت اچھا سورس ہے زنک کا، پروٹین جس طرح جو بھی میٹ وغیرہ ہے یہ سب جو ہے یہ زنک کے بہت اچھے سورس ہیں. تو زنک کی کمی جو ہے یہ بھی قوت مدافعت کو بہت کمزور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. رمضان میں تو موسٹلی میٹ کا استعمال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ میدے پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر حبیبہ سعیدہ صاحبہ کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ رمضان کو آئیڈیل سمجھتی ہیں ڈائٹ کے حوالے سے، یعنی کچھ تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ڈائٹ پر چلی جاتی ہیں، نہ سحری میں کچھ کھانا نہ افطار میں کچھ کھانا. تو ایسے لوگوں کا جو قوت مدافعت ہے اس کو آپ کس طرح سے متاثر ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ بالکل ان کی قوت مدافعت بہت متاثر ہوتی ہے. دیکھیے قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو جسم ہے اس کو تمام جو ضروری وائٹامنز اور منرلز ہیں وہ ملیں، اسپیشلی جو قوت مدافعت کے لیے زیادہ ضروری ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وائٹامن سی ہے، ڈی ہے، زنک ہے، وائٹامن اے ہے، آئرن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خوراک سے ہی ملنی ہیں، اور اگر ہماری خوراک جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی، ہیلدی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہمارا قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوں گے. جسٹ کورونا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی بیماریاں، جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو دوسری بیماریاں بھی حملہ آور ہوتی ہیں. تو ہمارے جسم نے کہہ لیں کہ قوت مدافعت ہمارے جسم کی ایک فوج ہے جس نے کہ لڑنا ہے بیماریوں سے. تو اگر ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی، خوراک اچھی نہیں ہوگی، کھانا پینا ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہر وائٹامنز اور منرلز ہمارے جسم کو نہیں ملیں گے. تو بالکل ایسا ہی کہ جو ہماری فوج ہے اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو خود سے کمزور کر رہے ہیں. بالکل ڈائٹ جو ہے اس کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے ہیلدی کھائیں، زیادہ ایسی چیزیں نہیں کھائیں جو تلی ہوئی ہیں یا جیسے فیزی ڈرنکس وغیرہ ہیں یا بہت زیادہ چینی کا استعمال ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. لیکن جو سبزیاں اور پھل ہیں موسم کے
ان کو جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں اور ان میں کیلریز بھی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تو ان کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور جو میٹ جیسے ہماری میلز ہیں، ابھی تو آج کل رمضان ہے تو سحری بہت اچھی ہیلدی کرنی چاہیے. اس طرح سے افطار جو ہے اس کو ہیلدی کرنا چاہیے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ کھا لیتے ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے. کچھ لوگ بالکل نہیں کھاتے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب، اس سے پہلے ہم نے یہ صورتحال دیکھی جو رپورٹ بھی کی جا رہی تھی کہ دیہی علاقوں میں تو لوگ پھر بھی جو ہے سنجیدگی دکھا رہے ہیں، لیکن اربن ایریاز میں لوگوں نے بہت لائٹ لینا شروع کر دیا ہے کرونا وائرس کو، اور وہ سنجیدگی جو آغاز میں تھوڑی بہت ہمیں نظر آئی اس کے بعد اس کا فقدان ہو گیا. اسلام آباد شہر کی اگر آپ بات کریں تو آپ کے پاس جو پیشنٹس کی تعداد آتی ہے یا لوگوں کی سیریسنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹورڈز کورونا وائرس یا کووڈ 19 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کس حد تک لوگ سنجیدہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں سنجیدہ بھی ہیں اور کئی جو ہے نا زیادہ تر ٹینشن میں بہت ہیں، اور کئی جو ہے ٹینشن کی وجہ سے ٹیسٹ بھی نہیں کراتے کہ ہمیں پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اب جب بھی آپ نے آنا ہے معائنہ آپ کروائیں اپنا. ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو بھی اسسمنٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور سب سے اہم بات پازیٹیو بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 90% زیادہ لوگوں میں سمٹم ہی نہیں ہوتے کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اس سے ڈرنا نہیں، بیماری سے آپ نے لڑنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس سے آپ دیکھیں بچ سکتے ہیں اور سمپل آپ کے کچھ پیسے نہیں لگتے. آپ نے پراپر پریونٹیو میجرز کرنی ہے. آپ نے نماز قرآن پڑھنا ہے، ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، ڈسٹینس رکھ کے آپ نے بات کرنی ہے، ماسک پہن کے رکھنا ہے اور گندگی سے بچنا ہے. صاف ستھری چیزیں کھانی ہیں اور آپ نے زیادہ رش والی جگہ پہ آپ نے بالکل نہیں جانا. نیم گرم پانی کا استعمال کریں، بیلنس ڈائٹ جس طرح بتایا کہ امیون سسٹم اپنا آپ اسٹرانگ رکھیں تاکہ اگر اٹیک بھی ہو آپ کو تو آپ کا کچھ بگڑے نہیں. لیکن آپ نے اب اس کو پرائرٹی دینی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کی جان بھی بچے گی تو پورے خاندان کو بھی آپ کا پیدا ہوگا جان بچنے سے، اور پورے ملک کو قوم کو بھی الٹیمیٹلی پیدا ہوتا ہے اگر اتنی قیمتی لوگوں کی جانیں جب نہیں جاتی. تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. پراپر آپ نے پریونٹیو میجر جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. کئی لوگ ایسے بوڑھے بندے ہوتے ہیں وہ جب ٹینشن لیتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کو آلریڈی اور بیماریاں بھی چل رہی ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، خون کی کمی ہے اور پرابلم ہے، غصے کا مسئلہ ہے، ان کو دماغ کا مسئلہ ہے. تو اس میں ٹینشن سے بھی پھر پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے آپ کو ایکٹیویٹی لازمی رکھنی ہے، واک شاپ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مصروفیت رکھنی ہے، تاکہ بالکل علیحدہ بیٹھے رہے، کسی بات چیت نہیں کرے، کچھ نہیں کرے. اس سے ٹینشن ڈپریشن زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے پھر آپ کو پرابلم زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بس اس کے بارے میں کیئر کرنی ہے کہ آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کلیئر کیجیے گا، یہ ڈپریشن کی یا انزائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان رہنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کی ولنریبلٹی جو ہوتی ہے ولنریبل وہ زیادہ ہو جاتا ہے بیماریوں کے حوالے سے، ایکسپوز ہونے کے حوالے سے؟ کیا بتائیں گے، کیا اس کا بھی کوئی ہمارے امیون سسٹم سے تعلق ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. یہ ٹینشن ڈپریشن دیکھیں آپ کو یہ بہت کرتا ہے کہ امیون سسٹم بھی آپ کا ویک ہو جاتا ہے. پھر کسی کو آلریڈی ایج زیادہ ہے، ان میں ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، ان ہارٹ اٹیک کا بھی چانس ہوتا ہے. کسی کو فالج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو میدے آنتوں جگر کے مسائل جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. امیون سسٹم آپ کا جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹینشن ڈپریشن حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب ڈپریشن لینے سے اور ٹینشن لینے سے بیماریاں بڑھ بھی جاتی ہیں. بالکل بڑھ جاتی ہے. جو آلریڈی چل رہی ہیں ان میں پیچیدگیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. وائرس تو تب آئے گا، وائرس جب آتا ہے تو تب بھی ہوگا نا. لیکن ٹینشن ڈپریشن سے جو آلریڈی بیماریاں چل رہی ہیں، جو نہیں بھی چل رہی تب بھی نئی بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں، آپ کی باڈی کو متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حبیبہ سعیدہ صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ ڈپریشن کا عنصر بہت دیکھنے میں آیا ہے جو بھی اب تک پیشنٹس ان کے پاس آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکٹیویٹیز رکھیں، واک کا اہتمام کریں. آپ ایسی کون سی خوراک بتائیں گی جس سے دماغ ریلیکس ہو سکے، ڈپریشن میں کمی آ سکے؟ ڈپریشن میں وائٹامن B6 جو ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. وائٹامن B6 والی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں کیلا بہت ہی اچھا سورس ہے وائٹامن B6 کا، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مچھلی اگین ڈپریشن کو جو ہے وہ کم کرتی ہے. مچھلی کا استعمال یا کوئی بھی سی فوڈ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. پالک جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، مطلب ڈپریشن کو جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ ہے، ڈپریشن کو جو ہے وہ کم کرتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایون جو پانی ہے، پانی کا استعمال جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ پانی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں رکھیں کہ پانی کی کمی جو ہے وہ بھی جسم میں نہ ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹاکسنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جسم سے نکل جاتے ہیں اور انسان سے وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے.
शहद का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, स्पेशली कुछ लोगों को नींद का प्रॉब्लम भी हो जाता है, डिप्रेशन, जब उसमें डिप्रेशन में जाते हैं तो वो प्रॉपर उनको नींद भी नहीं आती, सो नहीं पाते हैं, तो शहद का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली रात को सोने से थोड़ा सा पहले 1-2 घंटा पहले जो है वो दूध में मिक्स करके उसको लिया जा सकता है, तो उससे ये होता है कि नींद बहुत अच्छी आती है। कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को कम करता है। कलौंजी का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है कि आप किसी भी जैसे खाना बन रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच चुटकी जो है कलौंजी की ऐड कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बहुत से विटामिन मिनरल्स का भी, और एंटी डिप्रेसेंट भी है, डिप्रेशन को भी कम करता है। ठीक है। अच्छा, कलौंजी की तासीर थोड़ी सी अगर आप क्लियर कर पाएं कि क्या ये सिर्फ ठंडी चीजों में इस्तेमाल हो सकती है या गर्म चीजों में, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। कलौंजी आप ठंडी चीजों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म के साथ भी। इसका जस्ट ये है कि आप इसको मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करें। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम में जैसे चुटकी भर कलौंजी जो है वो इसका इस्तेमाल जो है 1 सर्विंग जो है वो इतनी काफी है। तो कलौंजी के बारे में तो हदीस भी है कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, और हर चीज के लिए जो है ये बहुत ज्यादा मुफीद है। ठीक है। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी कि प्लाज्मा थेरेपी का हमने सुना था, उस पर अब तक क्या कुछ तहकीक हो पाई है, क्या उस पर काम शुरू हो चुका है, और क्या उसमें क्या क्या रुकावटें हायल दिखाई देती हैं आपको? देखिए, बिल्कुल ये जो चीज है ना, उसमें पूरी असेसमेंट बड़ी जरूरी होती है कि किस पेशेंट को बीमारी हुई थी, इसका कैसे ठीक हुआ, दूसरे पेशेंट आपके जिसको पॉजिटिव है उसको अपने प्लाज्मा करना है, जिसमें कोई पेचीदगी हो तो फिर उसमें वो करते थे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन शुक्र है कि ऐसी बात नहीं हुई, तो प्लाज्मा नहीं भी लगा तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन साथ हर जगह पे जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं और पूरे स्टाफ है वो अपनी असेसमेंट करते हैं, उसके हिसाब से फिर वो वहाँ पे ये प्लाज्मा लगाना है या नहीं लगाना, सारी चीजें, ये भी अच्छा रिजल्ट आया है इनका, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि हर किसी को लगाने की जरूरत नहीं होती। वो असेसमेंट करते हैं, अपनी साइन सिम्टम देखते हैं, फिर देखते हैं कोई पेचीदगी होने का चांस तो नहीं है, उस वाले से फिर वो ये प्लाज्मा ऐसा लगाते हैं ब्लड ग्रुप के हवाले। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से भी फरमाइएगा कि हमने चीन के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स का भी आगाज किया है, क्या आउटकम आ रहा है उसका, थोड़ा सा अगर आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो ये बताइएगा। और इसके अलावा पिम्स हॉस्पिटल में क्या आप लोग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्या कोई एक सेम लाया अमल है जो तमाम मरीजों के साथ ट्रीटमेंट का रखा जा रहा है, या हर एक के साथ वेरी कर रहा है पेशेंट टू पेशेंट? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे शहीद भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 24 आवर डॉक्टर मौजूद रहते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन जो भी स्टाफ है जिसको भी मसला हो वहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने डॉक्टर बढ़ गए, 4 से 5 डॉक्टर हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। आइसोलेशन वार्ड में सिस्टर्स भी वहाँ मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, वहाँ पे पूरी अमूली कन्वर्सेशन करते हैं। जो भी मरीज आते हैं सारा उनसे सारी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे सारा उनको आगाह कर देते हैं कि जब आपकी हिस्ट्री नहीं है, कैसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, कोई आपके इलामात नहीं हुई है कि जिसमें आप कहिए आपको ये मसला है। और स्पेशली इनकी एज ज्यादा है, ऑलरेडी इनको भी और मसले मिसाइल चल रहे हैं, साथ इनकी हिस्ट्री दी है कि फलां जगह से हम आए हैं, फलां टेस्ट में कॉन्टेक्ट किया है, उसको खांसी आई थी या हमने इस तरह हुआ है, तुम्हारे ये सिम्टम डेवलप हो गए थोड़े थोड़े करके। उसमें जरूरी है किसी में सिम्टम डेवलप हो, किसी को खांसी होती है, किसी को नजले के साथ भी आ जाता है, कोई खाली बुखार की वजह से भी आ जाता है। तो सारी डरने की बात नहीं, बाद में एलर्जी के केसेस भी बहुत ज्यादा है, कई एलर्जी के केसेस होते हैं वो आ जाते हैं, कई को ऑलरेडी हर साल वो आ जाती है, हमें तो एलर्जी थी, पता नहीं ये मसला हो गया, पता नहीं हमें ये ना हो जाए। तो उनको प्रॉपर हम उनको ब्रीफिंग हम कर देते हैं कि इतनी ये अलामतें होती है, किसी में ये होती है, किसी में ये अलामतें नहीं होती। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप को इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोई मसला ना हो। और उसके अलावा किसी को हमने दाखिल करना है वहाँ कर लेते हैं, हमें वार्ड भी बढ़ा दिए, बेड भी बढ़ा दिए। क्वारंटाइन के लिए हमने 3 मुख्तलिफ जगह पे और स्टाफ भेज दिया, वहाँ पे भी जो पेशेंट है उनको हम अलग रख लेते हैं ताकि मुकम्मल चेक एंड बैलेंस उनका रखते हैं, ताकि कोई भी किसी को मसला हो उनको साथ में ब्रीफिंग भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं और सिम्टम के बारे में बताते रहते हैं कि किसी में सिम्टम होते हैं और किसी में नहीं होते। किसी को खांसी आ रही होती है, किसी को सांस में मुश्किल हो रही होती है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, किसी को टेंशन भी साथ हो रहा होता है, जिस्म में दर्द, सर दर्द, चक्कर, सांस लेने मुश्किल, बुखार तेज होता है, ये इस तरह की अलामतें होती हैं। उसके मुताबिक चलते हैं और फिर हम वहाँ से हमें पूरे बंदों को वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। जिन जिनको टेस्ट भेजना होता है वहाँ पूरा स्टाफ हमारा मौजूद होता है, वो वहाँ से उनका फ्री जो है टेस्ट जो है हम 1 सेकंड में वो दे के टेस्ट को NIH भेज देते, सैंपल लेना कुछ ना मुश्किल नहीं होता। टेस्ट बड़ा देते और एक
1 से 2 दिन में उनका रिजल्ट आ जाता है। उनका फोन नंबर भी और सारी चीजें हमारे पास मौजूद होती है, उनसे हम इन कॉन्टेक्ट रहते हैं। और हर स्टाफ को भी, NIH को भी, मिनिस्ट्री को भी और तमाम जो भी है उनको हम सारा उनका नंबर वगैरह दे देते हैं। जो पॉजिटिव केस आते हैं, जो रह रहे होते हैं, उनका एड्रेस भी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव आया है किसी घर में आया तो उनके घर वालों का भी हम टेस्ट करते हैं, चाहे नाम से ना भी हो तब भी टेस्ट करते हैं, ताकि ये ना हो कि एक एक करके बढ़ते रहे। और फिर बढ़ते रहे तो ठीक है, 99% कुछ नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें एक जान को बचाया, उससे इंसानियत को बचाया। तो एक शख्स जान बचाने से भी जो है ना बहुत अच्छा होता। हमने ये लोग 99% तो कोई मसला नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें बीमारी को, नहीं, हमने तो डेथ भी बचानी है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स करें और आके दिखाते रहे, प्रॉपर जगह पे आए, जहाँ जिस तरह सिम्स में है 24 घंटे खुला हमारा आइसोलेशन वार्ड खुला हुआ है, इमरजेंसी 24 आवर्स खुली हुई है, और वहाँ पे आके अपना आगे आ जाए, वहाँ पे आके एंट्री करवाएं अपनी, सारे आपको डॉक्टर सारे आपको गाइड करते रहेंगे क्या करना है। और पिछले साल इस मौसम में इतने पेशेंट्स आते थे जुकाम के, प्लस उनको वेंटिलेटर्स भी यूज करते हैं, कभी कभी सांस लेने में मुश्किल होती थी। आजकल इतने पेशेंट नहीं आ रहे एलर्जी वाले, ज्यादातर लोग इसी टाइप के आ रहे हैं और पेशेंट ऑलरेडी कम हो गए हैं। इमरजेंसी में 24 घंटे खुली रहती है, कोई ओपीडी केस कभी आते हैं वो भी इमरजेंसी में आके चेक करवा सकते हैं। और रियल इमरजेंसी शुक्र है कि बहुत कम आ रही हैं, ज्यादातर ओपीडी केसेज आ रहे हैं, उनको हम इमरजेंसी में हम उनको देख रहे हैं। और जो किसी को इमरजेंसी की ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो हम इमरजेंसी भी कर देते हैं। किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है वो भी हम उनको वहाँ पे डाल देते हैं। 7 के करीब पेशेंट जो है जो वेंटिलेटर पे है हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में। ठीक है डॉक्टर साहब, ओपीडीज खोलने के हवाले से आपके हॉस्पिटल को तो किसी किस्म के तहफुजात का वो नहीं है, अच्छा वो सारी वो उसमें देखेंगे, ताकि देखिए बात वही आती है प्रेशर बढ़ क्या होगा ना? इसमें नहीं, उसमें ये पेशेंट शुक्र है कि रमजान शरीफ बड़े कम आते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि ये ओपीडी बंद है, कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं, क्योंकि हमारी इमरजेंसी हमने खुली रखी है। जिसने आना है मरीज में इमरजेंसी नहीं है, आप ओपीडी बेस पे भी इमरजेंसी में आ सकते हैं, उनको वहाँ पे हम ट्रीट करते हैं। और जैसे अपनी मीटिंग शुरू होंगी 1 दिन में, उसके बाद सारा जो भी फैसला होगा मिनिस्ट्री के साथ और डॉक्टर सारे जो भी एडमिन है तो मिलकर सारा फैसला करेंगे। और ताकि जब शुरू करें ओपीडी इस तरह करें कि मरीज भी प्रॉपर तरीके से प्रिवेंटिव मेजर के साथ आए। जिस तरह देखें अभी जो बाजार खोल लिया, अब लोगों में अब दारुल में लोग जा रहे हैं और डिस्टेंस ही रख रहे हैं, किसी को सिम्टम नहीं है, किसी को वैसे एक खांसी आ गई, उसने 2-3 चीजों को अगर इन्वॉल्व कर लिया, इसी तरह फिर एक एक करके बढ़ते गए। तो हम चाहते हैं ये चीज कंट्रोल की जा सके। बिल्कुल सही डॉक्टर हबीबा सईदा साहिबा, इससे पहले हम ये देखते थे कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो डायबिटिक हैं वो अपनी उनकी रूटीन ऐसी होती थी, वो वॉक भी ज्यादा किया करते थे। अब आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज महदूद होकर रह गई है, सिर्फ आप अपने खाने पीने को बेहतर कर सकते हैं, घर तक महदूद रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी कम हो गई हैं। तो खुसूसन ब्लड प्रेशर के और डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से गाइड कीजिएगा कि इनको अपना रोजमर्रा की क्या रूटीन बनानी चाहिए, खाने पीने के हवाले से भी जरूर गाइड कीजिएगा, लेकिन इसके अलावा रूटीन के हवाले से, वॉक करने के हवाले से, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वो क्या करें? देखिए, दोनों जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है जिनका, और जो डायबिटिक्स हैं, दोनों ही के लिए जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही मुफीद है। और उन्हें जरूर जो है जैसे वॉक हल्की फुल्की जरूर करनी चाहिए। अगर वो बाहर नहीं भी जा रहे हैं, देखिए घर में कर सकते हैं, घर का छत जैसे है या टेरिस है, ऐसी जगह पे इवन आप कमरे में भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन जरूर कोई ना कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हल्की फुल्की वॉक हो। इसके अलावा अगर खुराक की तरफ आए तो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको नमक में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि नमक वाली ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करें, ज्यादा तली हुई चीजें डायबिटिक्स के लिए भी जरूरी है कि उनको इस्तेमाल नहीं करें, और हाई ब्लड प्रेशर उनके लिए भी। उसकी वजह यह है कि जो हाई जैसे बहुत ज्यादा तली हुई चीजें होती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काज करती हैं। इंसुलिन की जो एब्जॉर्प्शन है, जज़ब होना जिस्म में, वो मुश्किल हो जाता है सेल्स में। तो इसलिए डायबिटिक्स के लिए भी जरूरी है। अक्सर समझा जाता है कि सिर्फ शायद उनको मीठी चीजें नहीं खानी है, लेकिन उनको मीठी चीजों के साथ साथ तली हुई चीजों का भी इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम करना चाहिए। और मीठी चीजें तो ज़ाहिर है डायबिटिक्स में बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है, चीनी वाली चीजें नहीं करनी है। लेकिन जैसे फ्रूट्स में अगर हम आए, आजकल जैसे रमजान भी है तो सेब का इस्तेमाल डायबिटिक्स कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए भी अच्छा है। इसीलिए इसी तरह से जो है आड़ू बहुत अच्छा ऑप्शन है डायबिटिक्स के लिए, उसमें चीनी बहुत ही मीठा जो है वो बहुत ही कम होता है। इसी तरह से अमरूद एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस टाइप के फ्रूट्स जो है वो डायबिटिक्स में वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा उनको कोशिश करनी चाहिए कि हरी पत्तों वाली जो सब्जियां हैं इनका इस्तेमाल करें। हरे पत्तों वाली सब्जियां डायबिटिक्स के लिए भी बहुत मुफीद हैं और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद हैं।
تو یہ اس طرح کی اور پھر پانی کا استعمال اگین دونوں کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بھی اور ڈائبیٹکس کے لیے بھی پانی کا استعمال بہت اچھا ہے. جب واک کرتے ہیں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انسولین کا لیول ہے وہ آٹومیٹکلی خود ہی کم ہوتا ہے. مطلب جو بہت زیادہ شوگر بڑی ہوئی ہے تو انسولین بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوا شوگر لیول ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں، اور شوگر جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹرول میں ہو جاتی ہے. اور بہت زیادہ جو پیشنٹس انسولین پہ ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ انسولین بھی نہیں لگانی پڑتی ہے، میڈیسن کی بھی اتنی زیادہ بہت زیادہ پوٹینسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو بہت اچھے آسانی سے جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کہیں کہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ کی میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے، آپ نے اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی. جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی آرام سے جو ہے وہ اس بیماری کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر حبیبہ صاحبہ، اگر آپ کچھ ایسے اینٹی آکسیڈنٹس کی نشاندہی کر سکیں جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے، یقیناً جب وائرس وہ اٹیک کرتا ہے تو گلے میں سوجن ہو جاتی ہے، کچھ ایسے اینٹی آکسیڈنٹس سجیسٹ کیجئے گا جن سے اس سوجن میں سوزش میں کمی آ سکے؟ دیکھیں، ایک تو گرین ٹی بہت اچھا آپشن ہے. گرین ٹی بہت زیادہ ریچ ہے اینٹی آکسیڈنٹس میں، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے خاص طور پہ گلے کی سوجن کا ذکر کیا تو اس میں بہت زیادہ مفید ہے. گرین ٹی کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے بلیک کافی جو ہے، بہت زیادہ ہم کافی کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن 1 سے 2 کپ جو ہے اس کا استعمال جو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور گلے کے جی پر ڈے 1 سے 2 کپ سے زیادہ نہیں، پر ڈے. بلیک کافی کا بھی گائیڈ کر دیجئے گا، ہم کلیرٹی بھی تھوڑی سی لے لیں ڈاکٹر صاحب سے. یہ جو بلیک کافی کا استعمال ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے ایک مختلف کیونکہ رائے پائی جاتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید گرم ہوتی ہے یا یہ صرف ٹھنڈے ملکوں میں استعمال زیادہ کرنی چاہیے، پاکستان میں گرمی ہے، فیٹ برنر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. بلیک کافی کے استعمال پہ بھی ذرا گائیڈ کیجئے گا. دیکھیں، بلیک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ہمیں نقصان دے گی، لیکن اگر ہم ماڈریٹ یعنی کہ ایک مناسب مقدار میں استعمال کریں تو پھر یہ ہمیں فائدہ دے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں استعمال کریں، جیسے 1 سے 2 پیالی، اس سے زیادہ نہیں، پر ڈے. 1 سے 2 پیالی isn't it too much per day؟ نہیں 1 سے 2 پیالی پر ڈے جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں. انہیں 1 پیالی بھی آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 پیالی لے لیں، لیکن آپ نے اس میں اماؤنٹ کتنی ڈالنی ہے کافی کی؟ 1 ٹی اسپون. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک کپ لے رہے ہیں کافی کا، اس میں آپ نے جسٹ 1 ٹی اسپون جو ہے وہ کافی کی ڈالنی ہے. بہت زیادہ یہ نہیں کہ آپ چاہے 1 کپ لے رہے ہیں اور اس میں آپ نے 3-4 چمچے کافی کے ڈال دیے ہیں تو وہ پھر اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں کتنی کوانٹٹی میں کافی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اس طرح سے بہت سے پھل ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹس میں ریچ ہیں، جیسے آج کل بلو بیریز وغیرہ کا سیزن ہے، جتنی بھی بیریز کی فیملی ہے یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس میں بہت زیادہ ریچ فروٹ ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. عید کا موقع آ رہا ہے، دوسری جانب عوام کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. لوگ ملیں گے بھی، اپنے گھروں کو بھی جائیں گے، ناگزیر ہو جائے گا ٹریولنگ نہ کرنا، جو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ محدود تھا معاملہ. اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور کیا SOPs، کیونکہ ظاہر ہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جب سفر کریں گے تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ آپ ہاتھوں پر تو سینیٹائزر لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مسافر کے ساتھ دونوں سائڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں؟ لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گائیڈ کر دیجیے گا کہ جب آپ کسی پبلک پلیس سے آتے ہیں یا زیادہ لوگوں کی گیدرنگ سے نکل کر آتے ہیں تو فوری طور پر کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے اس وائرس کو جو ہے وہ ہٹا سکیں اور اسے دور بھگا سکیں؟ ہاں جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے آپ نے وائٹ کرنا ہے زیادہ اچھی جگہ پہ جانے سے، لیکن پھر بھی مجبوری ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، ٹرانسپورٹ میں جانا ہے، کہیں عید منانے کرنے جانا ہے تو آٹومیٹکلی آپ نے ڈسٹینس لازمی رکھنا ہے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور جیسی اور ہاتھوں کو ساتھ ساتھ اپنے صاف کرتے رہنا ہے. کیمیکلز اپنے پاس رکھنے ہیں. جیسے آپ ایسی رشری جگہ سے آئے ہیں یا کسی سے آپ نے ٹچ کیا ہے تو آپ نے کسی ہاتھ بھی اگر ملایا تو آپ نے اس ہاتھ کو، چاہے آپ کو اس میں سمٹم ہے یا نہیں، آپ نے ہاتھ کو اپنے ناک سے منہ کے ساتھ نہیں لگانا. اور جہاں بھی کپڑے بھی لگایا تو اپنے گھر جاتے ساتھ ہی آپ نے ان کو دھو کے علیحدہ رکھ لینا ہے، کپڑوں کو بھی اور کیمیکل کو بھی، اور تاکہ کسی اور کو ٹچ نہیں ہونے دینا. کیونکہ اس میں فرض کرو آپ نے ہاتھ لگایا ہے، اس میں جراثیم آ گئے، کسی سے آپ نے ہاتھ ملایا، دوسرے نے اس کو پتہ نہیں تھا کیا ہے، ساتھ اس نے کھانا شروع کر دیا، ہاتھ نہیں دھوئے، تو اس
से फिर वो गले के जरिए अंदर फिर वो जरासीम चले जाएंगे। और डिस्टेंस भी आपने रखना है, डिस्टेंस नहीं रखना कोई मसला नहीं, प्रॉपर कवरेज आपने रखनी है, अपने प्रॉपर अपने कपड़े पहन के रखने हैं, उसमें भी स्प्रे करके रखना है। धूप में भी अगर बैठ सकते हैं तो दिन के वक्त कम से कम 1-2 घंटे बैठते हैं, उससे भी काफी जो है ना वायरस हो तो वो आगे पीछे चला जाता है। लेकिन आपने जो प्रॉपर, जिसमें मैंने पहले कहा है कि प्रिवेंटिव मेजर जो वो जरूरी है, जिस तरह कोई चीज लेने जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल आपने साथ मास्क नहीं पहने हुए, किसी ने खांसी कर दी, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, उसने भी नहीं पहना हुआ, तो फिर ऑटोमेटिकली चांसेस होते हैं कि आपके अंदर जरासीम में चले जाए। तो डिस्टेंस जो है ना 6 फुट का आपने लाजमी रखना है। जहाँ पे आप रख सकते हैं, जहाँ पे नहीं रख सकते वहां पे कम से कम ये कि आप मास्क तो पहन के रखें, हाथ भी आपने ग्लव्स पहन के रखने, उसमें भी आपने केमिकल लगा के रखें ताकि वहां पे जरासीम आएगी तो आपको नुकसान कोई ना हो। जैसे घर आते साथ ही आपने उसको चेंज कर लेना। अब पास अपने पास बैग भी रख लें, उसमें भी रख लें, आपने प्रॉपर जो है ग्लव्स भी रख लें, मास्क भी रख लें। रास्ते में चेंज आपने करना है तो वो वहीं पे उसको चेंज कर लें, ग्लव्स को भी और मास्क को भी। और कपड़े जो है वो भी आपने पैदा रखने, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो वहां पे आपने रखें। और उसके बाद प्रॉपर इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, प्रॉपर सफाई के लिए भी जो चीजें हैं वो आपने उसको यूज करनी है। इस तरह तो प्रॉपर धोएं, उसको प्रॉपर लगाएं ताकि, और ऐसे काम का टच नहीं करना, डिस्टेंस रखना, चाहे बच्चे हों बड़े हों। आपने जब भी घर जाएं और अभी रश की जगह से गए हैं तो आपने प्रॉपर सफाई पहले करनी है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर करना है उनको कपड़ों को, और कोई भी चीज आपके पास। तो और इसके अलावा खांसी की है आपने भी कागज से उसमें आ गया तो उसको भी आपने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर देना। मास्क भी है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दे ताकि उसमें अगर खांसी आई है तो उसमें जरासीम लगे हैं, अंदर लगे हैं या बाहर लगे हैं, उनको भी आपने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर देना। और ऐसे नहीं भेजना कि बाहर भेजे, वहां होता कोई और उठा ले, कोई और इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है और प्रिकॉशन मेजर्स ले, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता। आपने दिमागी तौर पे आपने अपने आप को सेट रखना है कि मैंने ये मसला नहीं करना, ये बीमारी चंद दिनों की बात अल्लाह करे या जल्दी ये खत्म हो जाए बीमारी ताकि फिर सारी वो, तो आपने ऐसे तो नहीं करना कि इससे आप मिलेंगे नहीं या ऐसी जगह पे जाएंगे। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला करेगा कि बीमारी जैसी खत्म हुई तो फिर आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये बीमारी है और जब तक गवर्नमेंट द्वारा मीडिया वाले सारे बता रहे हैं कि इस तक ये मसला चल रहा है, उस तक आपने प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना प्रायोरिटी रखनी है कि ताकि आपकी बीमारी आप पे शिफ्ट ना हो और आप पे किसी और को शिफ्ट ना हो। ये बहुत जरूरी काम। डॉक्टर साहब, आपने बात की हीट की, यानी धूप में बैठा जाए इस वायरस, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो दैट डेफिनेटली पॉइंट्स टुवर्ड्स द एलिमेंट ऑफ हीट। कहा यह जा रहा था कि गर्मी जब आ जाएगी तो इस वायरस में कमी आ जाएगी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मई में इसकी स्पाइक भी आने वाली है। हाँ बिल्कुल, इसमें लेकिन गर्मी सर्दी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई कंफर्म नहीं है बीमारी का, इसमें गर्मी में नहीं आएगी, इसकी जो सर्दी है वहां पे भी आ रही है, गर्मी में भी आ रही है। और तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना, आपने प्रिवेंटिव मेजर से आपने जो ना वो आपने करना, इस पर मत छोड़े। वो आप बाद में होता है ये हवा में कितनी देर रह रहा है, बाद कपड़ों में कितनी देर रह रहा होता है, बाकी और जगह वहां पे ज्यादा देर रह रहा होता है। तो कपड़ों में अगर लग गया वायरस तो आप 1-2 घंटे खड़े हो उस धूप में, जब ज्यादा धूप नहीं है ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर खड़े होते हैं, ऑटोमेटिकली काफी बेहतर हो जाता है। लेकिन चलिए अगर नहीं खड़े होते कोई मसला नहीं है, आपने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर देना, अपने कपड़ों को प्रॉपर धो धा के अलग रख देना ताकि अगर उसमें वायरस भी है तो वो स्टीम लेना किस कदर मददगार साबित हो सकता है? स्टीम लेना बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। नीम गर्म पानी का आपने इस्तेमाल भी करना है, गर्म भी रखें। लेकिन बात वही है, लोगों को पता नहीं होता ना उसमें जरासीम है या नहीं है। पहली बात तो ये नजर तो आते नहीं जरासीम, और उसके बाद दूसरे बंदे को है मेरी मर्ज है या नहीं है, कोई लामते नहीं है, उससे शिफ्ट हो गया, वो भी नहीं पता चलता। असल मसला ये है। लेकिन आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपने समझना कि मेरे से किसी और को ट्रांसमिट ना हो, किसी और से मेरी ट्रांसमिट ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लाइफ गुजारते रहना है। आप देख तो नहीं सकते अपने इस दुश्मन को, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो लाजिम है। डॉक्टर हबीबा सईदा साहिबा, आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जहां पर हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सी चीजें शामिल हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई बनाना डाइट की बात करता है, प्रोटीन डाइट जो है वो भी काफी इन फैशन है। तो ऐसी डाइट करने वालों के लिए क्या बताएंगी कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह का हो जाता है? किसी भी एक चीज की इंतहा, क्या आप सिर्फ प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कार्ब्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं? उन लोगों के लिए भी गाइड कीजिएगा कि आजकल इस सूरत हाल में कोविड-19 से बचने के लिए क्या उन्हें अपनी डाइट में तरमीम करने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं आखिर में ऐड करना चाहूंगी बिफोर यू स्पीक कि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओबेसिटी जिनमें है उनको किन मुश्किलात का सामना है और उनके लिए आप क्या ग़िज़ा सजेस्ट करेंगी?
इससे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया डाइट से रिलेटेड के वेट को रिड्यूस करने के लिए इस टाइप की कीटो डाइट्स और ये जो इस्तेमाल की जाती हैं ये बिल्कुल भी मेडिकली रेकमेंड नहीं की जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जिस्म को नुकसान होता है। आप एक चीज बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं और एक चीज को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, डेफिनेटली क्या होगा कि कुछ विटामिन और मिनरल्स की बॉडी में ज्यादा हो जाएगी और कुछ बॉडी को मिलेंगे ही नहीं क्योंकि आपने कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। स्पेशली जो प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट, उससे तो किडनीज भी बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीका है वजन को कम करने का। लेकिन डॉक्टर साहिबा कहा यह जा रहा था कि कोरोना अगर आपको हो गया तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। एक मुनासिब हद तक आप बढ़ाएंगे क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन बिल्कुल जरूरी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो वो आपको जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल ठीक है, मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर हबीबा सईदा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात हो रही है कि जितनी एहतियात करेंगे, जितनी मुतवाज़िन आप अपनी जिंदगी को रखेंगे, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शहद के इस्तेमाल के हवाले से बताया आपने, आपको हाइड्रेट रखने के हवाले से डॉक्टर से गाइड किया है। और फिर एट द एंड सब चीज़ों का बॉटम लाइन एक ही है कि अपने आप को महदूद रखिए, बिला ज़रूरत घरों से मत बाहर निकलिए, और अगर आपको निकलना है तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बरदा के इस खूबसूरत पैगाम के साथ ही आपसे चाहेंगे इजाज़त। यहाँ वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी। हमें दीजिए इजाज़त, हमारे साथ रहिएगा।